तो हम सेकंड ग्रुप का पहला प्रैक्टिकल अकाउंट्स का ही किस्सा है। अकाउंट में ही एडिशन है, एडवांस अकाउंट। नाम इसका जरूर एडवांस अकाउंट रखा गया है, पर ऐसा कुछ नहीं कि ये कोई वाकई में एडवांस अकाउंटिंग है, क्योंकि इधर अकाउंट के ही कई सारे चैप्टर उन्होंने शिफ्ट कर दिए है एडवांस अकाउंटिंग में। पहले ये सब कुछ अकाउंट में हुआ करता था। 100 मार्क के लिए अकाउंट में जो सब कुछ हुआ करता था वही अब आपको पढ़ना है 200 मार्क के लिए। उसका कुछ पार्ट अकाउंट में है और कुछ पार्ट सेकंड ग्रुप के एडवांस अकाउंट में है। मतलब ऐसा एडवांस है, टिपिकल है, ऐसा कुछ भी नहीं। उसके कॉन्ट्ररी नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है एडवांस अकाउंटिंग में, अकाउंट्स की बजाय नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है। तो टिपिकल है, एडवांस है, ऐसा कुछ भी नहीं। और इसमें भी स्टूडेंट वही टारगेट रखते हैं 90+, और वही टारगेट अच्छे स्टूडेंट को रखना भी चाहिए। और सिर्फ टारगेट रखने से कुछ नहीं होता, टारगेट रखने के बाद उसके लिए पहले दिन से एफर्ट करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम आखिरी के 3 महीने में बहुत लगातार मेहनत कर लेंगे। इतने सारे सब्जेक्ट होंगे कि आप आखिरी में कुछ नहीं कर पाओगे। जो कर पाएगा वो वही जो अभी से डेडिकेटेड है, अभी से वो रेगुलर है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडवांस अकाउंट। और एडवांस अकाउंट के अंदर चैप्टर क्या क्या है उससे हमें उतना मतलब नहीं, बस ये है कि इसमें भी वही है जो अकाउंट के अंदर हमने बताया था। प्रैक्टिकल के अंदर वही 6 क्वेश्चन आते हैं। मतलब पेपर कैसा होता है, पेपर पैटर्न बिल्कुल वैसे ही होता है जैसा अकाउंट में होता है। तो हमें वजह है उस पर टाइम वेस्ट करने के, हमें क्या करना चाहिए, हमें अकाउंट्स का एडवांस अकाउंट का पहला चैप्टर स्टार्ट कर देना चाहिए, बजाय कि हम उसका चैप्टर के देखें कौन कौन से चैप्टर हैं, क्या क्या है, क्या मतलब उस लिस्ट का क्या क्या चैप्टर है। हाँ, पर हमको पहला चैप्टर जो है उसकी जरूर हम डिस्कस कर लें। हम जो पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो लिखिए, वो हमारा पहला चैप्टर होने वाला है। हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स का बायबैक, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्या है ये बेटा? कंपनी अपने ही शेयर्स खरीद ले अपने इक्विटी शेयरहोल्डर से। कंपनी अपने ही इक्विटी शेयरहोल्डर से अपने ही कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीद ले। तो कंपनी ने अपने ही इक्विटी शेयर यदि अपने ही इक्विटी शेयरहोल्डर से खरीद लिए तो ये प्रोसेस होगी बायबैक ऑफ शेयर्स। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, उस पर कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल है, वो हमें पढ़ना है इस चैप्टर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। तो है क्या, कंपनी अपने ही शेयर्स क्यों खरीद ले? बड़ा ये तो आपको पता है, ये तो आपको पता है कि कंपनी के जो इक्विटी शेयर है वो इरिडीमेबल होते हैं। मतलब उसका रिडम्पशन नहीं हो सकता। ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ कंपनी अपने इक्विटी शेयरों को उनकी कैपिटल रिफंड नहीं कर सकती। जैसे प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल होते हैं कि प्रेफरेंस शेयर को उनकी कैपिटल वापस कर दी जाती है, 5 साल 8 साल 10 साल जो भी डिसाइडेड है उतने टाइम में वो कैपिटल उनको वापस कर दी जाती है। प्रेफरेंस शेयर की मनी आज ली मैंने एज ए कंपनी, 5 साल 4 साल 8 साल बाद वो मनी वापस कर देंगे। डिवेंचर वाली मनी ली एज ए लोन, 5 साल 6 साल 8 साल बाद वो मनी उनको वापस कर देंगे। मतलब प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर होल्डर की मनी रिफंडेबल होती है, रिडीमेबल होते हैं। वो उनका पेमेंट वापस हो जाता है, उनका रिफंड हो जाता है, उनका रीपेमेंट हो जाता है। लेकिन लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर कैपिटल का पेमेंट नहीं मिलता ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ कंपनी।
एक बार इक्विटी शेयर इश्यू हो गए तो हो गए, वो हो गई कंपनी की परमानेंट कैपिटल। वो कैपिटल कंपनी को अब अपनी लाइफ के पहले, जब तक कंपनी है जिंदा, कंपनी जब तक अलाइव है, कंपनी जब तक एग्जिस्टेंस में है, तब तक वो कैपिटल उन्हें रिफंड करने की जरूरत नहीं है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल नॉन रिफंडेबल होती है, वो रिमेबल नहीं होते। आई होप शायद आपको पता था या नहीं पता था। ऑनलाइन बोलो, पता था नहीं पता था आपको कि इक्विटी शेयर इरिडीमेबल होते हैं, उनका रिडम्पशन ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ कंपनी नहीं होता। उनको उनकी कैपिटल मिलती है कब? उनको उनकी कैपिटल मिलती है तब जब कंपनी बंद होती है, तब इक्विटी शेयर को उनकी मनी वापस की जाती है, उसके पहले उनको मनी वापस नहीं की जाती। वाइंडिंग अप पर ही मनी मिलती है उनको, ठीक है। तो शेयर को उनकी मनी वाइंडिंग अप पर ही दी जाती है इक्विटी केस में। पर कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कंपनी चाहती है कि भाई बीच में वापस कर दे, जल्दी वापस कर दे, मनी वापस कर दे, पर कर नहीं पाएगी। देखिए एग्जांपल देखिए, ये कंपनी की बैलेंस शीट है। सिचुएशन जब कंपनी को कब लगेगा कि कंपनी इक्विटी शेयर को उनकी मनी वापस कर दे, जैसे कि ये कंपनी की बैलेंस शीट है ना। यहां कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल, ये कंपनी के 40,000 इक्विटी शेयर्स है, 100 रुपीज वाले, मतलब ये अमाउंट हो गया रुपीज 40 लाख। ये कंपनी ने इसमें से फिक्स्ड एसेट में लगा रखा है 15 लाख रुपीज लगा दिया है फिक्स्ड एसेट्स में, 15 लाख कंपनी ने लगा दिया है फिक्स्ड एसेट में। और वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, वर्किंग कैपिटल में कंपनी ने लगा दिया है मान लो 15 लाख। 30 लाख कंपनी लगा चुकी है बिजनेस में, और कंपनी के पास बैंक बैलेंस, बैंक में आइडल मनी 10 लाख रखी हुई है। कंपनी के पास 10 लाख रुपया एक्स्ट्रा बेकार रखा हुआ है, जिसकी कंपनी को जरूरत, कंपनी का जो बिजनेस है उसमें कोई स्कोप नहीं कि आगे कुछ एक्सपेंशन किया जाए, कोई नया प्रोडक्ट, नया प्लान, नया ऐसा कुछ भी कंपनी को जरूरत नहीं है। तो कंपनी इस 10 लाख रुपए कंपनी के पास एक्सेस पड़े हुए हैं। कंपनी ने बिजनेस में लगा रखे हैं अभी 30 लाख बिजनेस में लगा रखे हैं, ये है बिजनेस का इन्वेस्टमेंट। और 30 लाख रुपए बिजनेस में लगे हुए हैं, पर 10 लाख कहीं भी नहीं लगे हुए। तो कंपनी 30 लाख रुपए बिजनेस में लगा चुकी है, पर अब कंपनी के पास 10 लाख को कहीं इन्वेस्ट करने का स्कोप नहीं दिखाई दे रहा। तो कंपनी क्या करे? कंपनी 10 लाख का क्या करे? कंपनी अभी कितने मनी से कमा रही है, कितने मनी को उसने बिजनेस में इन्वेस्ट करके कमा रही है? 30 लाख से कमा रही है। और डिविडेंड कितने लोग को देना पड़ रहा है? डिविडेंड देना पड़ेगा 40 लाख पर। तो कंपनी अर्न कर रही है 30 लाख से, और डिविडेंड देना पड़ रहा है 40 लाख पर। तो 10 लाख पर कमा नहीं रही, और उस 10 लाख पर डिविडेंड देना पड़ रहा है। ये कंपनी के लिए एक अननेसेसरी बर्डन है, इससे कंपनी की डिविडेंड रेट कम हो जाएगी। मेरे ख्याल से समझ सकते होंगे, नहीं पता नहीं, कि यदि कंपनी अर्न करेगी 30 लाख पर, मतलब 10 लाख रुपए कंपनी का फालतू रखा है करंट अकाउंट में जो काम नहीं आ रहा, पर उस पर भी डिविडेंड देना पड़ रहा है, कमा रही है 30 लाख पर, तो 10 लाख के डिविडेंड का बर्डन इस 30 लाख वाले पर आ गया। इससे मार्केट में डिविडेंड रेट कम होगी, और डिविडेंड यदि कम होगी तो मार्केट में इसके शेयर्स के रेट भी कम हो सकते हैं। मार्केट में शेयर्स के रेट भी डाउन जा सकते हैं इस वजह से कि शेयर्स के रेट कम हो गए। तो कंपनी इस 10 लाख रुपया कंपनी के लिए बोझ हो गया। ये मनी कंपनी के पास एक्स्ट्रा होगी, ये मनी कंपनी के पास आइडल होगी, ये कंपनी मनी के पास वो होगी जिसकी उसे जरूरत ही नहीं है। अब इस 10 लाख का करे क्या? तो 10 लाख का क्या करे? अब कंपनी चाहे आज ये 30 लाख का 40 लाख का लोन होता ना, 40 लाख का लोन होता तो 10 लाख का लोन रिफंड कर देते, लोन रिपेमेंट कर देते। 10 लाख की मनी से लोन रिपेमेंट कर देते तो लोन कितना रह जाता? 30 लाख। और 10 लाख रुपए कंपनी के फालतू जो पड़े हैं, आइडल पड़े हैं, ये काम आ जाते।
पर अब क्या करें, दिक्कत होगी। तो कंपनी के पास क्या रास्ता बचा है अब? कंपनी की दिक्कत क्या है समझ में आया? इन्वेस्ट कर सकती है। दीपक बोल रहा है इन्वेस्ट कर सकती है। क्या इसका जवाब, क्या मैं दे चुका हूं, ये देना बचा है मुझे कि इन्वेस्ट कर सकती है 10 लाख का? मैंने जवाब दे दिया है, देना है, क्या दिया था? क्या कंपनी 10 लाख रुपए का इन्वेस्ट कर सकती है? इसका जवाब कोई क्वेश्चन पूछ रहा है दीपक भैया, क्या वो जवाब दूं इसको? इसका जवाब मैंने दिया था या नहीं दिया था? नहीं दिया? क्या दिया बताओ ना फिर। मैंने कहा था इन्वेस्टमेंट का कोई स्कोप नहीं बचा। कोई इन्वेस्टमेंट का स्कोप होता तो कंपनी इन्वेस्ट कर दी, यही बताया था। और यदि अच्छा ऐसा करे एफडी कर दे इसकी, तो क्या कंपनी पैसा एफडी के लिए लेती है शेयर होल्डर से कि पैसा लो एफडी कर दो, पैसा लो एफडी करो? चलो मैं आपसे कहूं कि मैं कंपनी खोल रहा हूं, आप मुझे मनी दो, उसको मैं एफडी कर दूंगा, तो आप दोगे मुझे एफडी करने के लिए? एफडी में ब्याज कमाऊंगा, आप खुद ही एफडी कर दोगे। तो अब क्या किया जाए? प्रॉब्लम ये हो गई कि कंपनी ने जब 40,40,000 शेयर इशू किए थे, 40,000 शेयर इशू किए थे, 40,000 शेयर इशू किए थे, तब कंपनी को बिजनेस काफी अच्छा दिख रहा था कि अरे बिजनेस में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे और बिजनेस थोड़ा आगे अच्छा हो जाएगा तो हम उसमें एक्सपांशन करेंगे। तो उन्होंने 15 लाख फिक्स में लगा दिया, 15 लाख बिजनेस में वर्किंग में लगा दिया। अभी 10 लाख वो बिजनेस में वो लगाने की सोच ही रहे थे, इसी बीच उनको लगा कि यार बिजनेस में लगाने का स्कोप अब नहीं है। इसमें इस मार्केट में इस प्रोडक्ट की कंपनियां बहुत सारी आ गई है और मार्केट में कॉम्पिटिशन इतनी ज़्यादा है कि अब ये 10 लाख रुपए इसमें बिजनेस में लगाने का कोई स्कोप नहीं है, तो फालतू रखा है। तो बस एक ही बचा है, इस मनी का क्या किया जाए। और इस मनी को हम सोचें कि भाई शेयर होल्डर को वापस कर दें, नहीं कर सकते। जब तक कंपनी है, कंपनी के वाइंडिंग अप पर ही ये मनी वापस कर सकते वैसे तो यूं सोचा जाए तो कंपनी को 10 लाख रुपए कब तक रखने पड़ेंगे? 10 लाख रुपए का बोझ कंपनी के पास कब तक रहेगा? वाइंडिंग अप तक कंपनी के पास 10 लाख रुपए फालतू रखे रहेंगे और 10 लाख रुपए आइडल रखकर उस पर डिविडेंड देते रहना पड़ेगा। अनप्रोडक्टिव है ये मनी 10 लाख। उसका एक रास्ता कंपनीज एक्ट में निकाल लिया गया, क्योंकि अल्टीमेटली ये इक्विटी शेयर के लिए गलत है, उन्हीं के लिए तकलीफ दे चीज है कि ये मनी उनको 10 लाख कंपनी में पड़ी है। यदि ये मनी इक्विटी शेयर को वापस दे दें, जो वैसे लीगली दे नहीं सकते, पर ये वापस दे सकते होते कि भाई इक्विटी शेयर दे दें, तो उनको जो करना है वो करें, वो किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीदे, उनको जहां लगाना है वो लगाएं। पर अभी इस कंपनी से 10 लाख निकले तब तो उनको मिलेंगे, और जब उनको मिलेंगे तब वो अपने अपने हिसाब से डिसीजन ले लेंगे उनको क्या करना है, एफडी करना है, गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदना है, या किसी थर्ड कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ये वो शेयर होल्डर जाने। तो हम यदि 10 लाख रुपए किसी भी तरह से शेयर को रिफंड कर दें तो हमें फ्यूचर में डिविडेंड, अब यदि 10 लाख रिफंड कर दें तो कैपिटल 30 लाख की बचेगी और डिविडेंड 30 लाख भी देना पड़ेगा, और इससे डिविडेंड के रेट बढ़, यदि हम कैपिटल 30 लाख कर देंगे तो अब कंपनी के पास कैपिटल भी, ये कंपनी के पास कैपिटल भी 30 लाख रहेगी और कंपनी में बिजनेस इन्वेस्टमेंट भी 30 लाख है, कंपनी कमाएगी भी 30 लाख पर और डिविडेंड देगी भी 30 लाख पर, तो वो ठीक रहेगा। तो एक तरीका है वो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 68 में, सेक्शन 68, अब ये सेक्शन याद रखने का कोई तरीका नहीं होता पर आपको रटने पड़ेंगे, इसका लॉजिक नहीं होता बल्कि रटने ही पड़ेंगे, और आज रटेंगे 15 दिन बाद भूल जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हाँ रटना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास ऐसा कोई तरीका होना चाहिए कि आप इसको रेगुलरली सारे सेक्शन को रिवाइज करते रहो, हर चौथे पांचवें दिन आपके पास सारी चीजें, ये रटने वाली चीजें आप देखते रहो, तभी जाके याद रहेगा, नहीं तो एग्जाम में जाके आप भूल जाओगे, कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये कौन सा सेक्शन किस में एप्लीकेबल है। अब देखिए, यदि आपका टारगेट 60-62 मार्क है तो कुछ भी जरूरी नहीं है, मेरा होमवर्क भी जरूरी नहीं है, और बस क्लास में बैठो थोड़े बहुत क्वेश्चन कर जाओ, 60 नंबर 65 नंबर 65 नंबर आ जाएंगे। और ये 90 नंबर लाना है तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। पर आपने यहाँ के देखा ना, पेपर में पढ़ते अपन जो पढ़ते हैं कि आजकल के बच्चे सारे नहीं पर मैक्सिमम दिशाहीन, डायरेक्शन लेस, ओरिएंटेशन लेस हो चुके हैं। एक जमाने में अपने पास राजस्थान के बच्चे जबरदस्त होते थे, आज भी राजस्थान के बच्चों से हम अपने आप को कंपेयर करते हैं ना, तो हमें बड़ा दुख होता है कि हमारे एमपी और
एमपी में कैसा हो गया, यहाँ के क्राउड और वहाँ के क्राउड में कितना बड़ा फर्क है। राजस्थान के बच्चे जब यहाँ आते थे ढेर सारे पूरे ट्रेन और बस भर भर के, तब क्या रैंक होती थी, क्या बच्चे पढ़ते थे, मतलब वो खुद पढ़ने में इंटरेस्टेड होते थे। हमें पता है कि आगे की बेंच पर बैठने के लिए कितने युद्ध होते थे। आधे आधे घंटे पहले आकर बैठते थे, आधे घंटे पहले डेली आकर बैठ जाते थे, सिर्फ काहे के लिए कि हमें सबसे आगे बैठना है, कोई हमारी जगह न ले ले। ये तो उन्हें पढ़ाई का, ये पढ़ाई का उनका सोचो कितना डिवोशन था। और पढ़ने में मतलब इतने आगे, इतना अच्छा पढ़ते थे, उनको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी कि आपको पढ़ना है करना है। वो खुद मनी दी है, इतना खर्चा कर रहे हैं तो उसका आउटपुट निकालना है। और ये आपकी कमी नहीं, ये आज के एटमॉस्फेयर का दिक्कत है। आज मैं इंदौर के अच्छे स्कूल का नाम नहीं लेना चाहूंगा। एक वक्त था जब वो स्कूल के बच्चे हमारे पास आते थे ना, तो हम मान लेते थे बच्चा सीए बन के जाएगा, मान लेते थे कि वो बच्चा इतने अच्छे स्कूल का है, वो तो सीए बनेगा। ये तो हमारी टेंडेंसी थी, मान मतलब था, ये पैटर्न था। मैं आपको पुराने टीचर से मिल भी सकते हो, आप पूछ सकते हो कि था कि नहीं था। लेकिन आज उन्हीं स्कूल के बच्चों में से आते हैं ना, तो 20% बच्चे बचते हैं, 80% तो सीए छोड़ देते हैं। पहली बात तो उस स्कूल के बच्चे सीए करने ही नहीं आते आजकल तो, और आते तो भी फेल होकर सीए छोड़ा देते हैं। इंदौर के टॉप स्कूल, टॉप फर्स्ट सेकंड थर्ड स्कूल के बच्चे, जिनको इतनी अच्छी एजुकेशन, इतना अच्छा भारी भरकम पेमेंट करके उनके पेरेंट्स को पढ़ाते हैं, और सीए में आती वो मेहनत नहीं होती। एमबीए चले जाएंगे, फॉरेन चले जाते हैं, पेरेंट्स से 30-40 लाख रुपए खर्चा कराया, फॉरेन चले गए, ये होगी फॉरेन एजुकेशन। आने के बाद दबदबा कि मैं तो फॉरेन लंदन से पढ़ के आया हूँ, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया हूँ। लेकिन सीए नहीं करते, क्योंकि सीए में मेहनत बहुत होती है, वो प्रॉब्लम है। तो 90+ के टारगेट वाले बच्चे हैं, वो मेहनत करनी पड़ती है, होमवर्क करना पड़ता है बराबर। ऐसा नहीं है कि बस सोचने से हो जाता है। हाँ, तो बात क्या चल रही थी, शेयर्स के बाईबैक की, सेक्शन की। तो सेक्शन लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगी यदि आपको नंबर अच्छे लाने हैं तो, नहीं तो नंबर कट हो जाएंगे। और गलत लिखोगे इससे अच्छा तो मत लिखना। गलत लिखने से और वो नेगेटिव होता है, वो लगता है कि मेरे को बेवकूफ बना रहा है। या तो सेक्शन याद हो पक्का तो लिखने का, कंफ्यूजन हो तो नहीं लिखने का। तो देखिए, तो ये मैंने यहां पर तो अब यहां पर क्या ही सिचुएशन समझ में आई कि कंपनी इस सिचुएशन में क्या करे। अब कंपनीज एक्ट का सेक्शन 68 ये कंपनी को परमिट करता है कि कंपनी मार्केट में एक अनाउंसमेंट डाले, मार्केट में एक अनाउंसमेंट डाले कि हम इस डेट से इस डेट के बीच में, इस डेट से इस डेट के बीच में कंपनी के, मान लो फॉर एग्जांपल कंपनी ने कहा कि हम यहां पर 10,000 शेयर्स 100 रुपए में खरीदने वाले हैं। ऐसा एक अनाउंसमेंट डाल दिया कंपनी ने मार्केट में कि हम कंपनी के 10,000 शेयर 100 रुपए प्रति शेयर में खरीदने वाले हैं। यहां कंपनी शेयरों को आगे बढ़ के पेमेंट देने नहीं आ रही। कंपनी शेयरों को पेमेंट नहीं कर सकती ऐसे कि भाई ये अपना पैसा ले जाओ, ये पैसा ले जाओ और अपने घर बैठो, नहीं। पर यहां पर शेयर होल्डर को ऑफर दे रही है कि यदि तुम अपने शेयर्स कंपनी में आकर दे दो और अपना 100 रुपए ले जाओ, ऑप्शन है, कंपल्शन नहीं है। जिसको शेयर्स रखना है वो रखे, और जो चाहे वो हमें अपने शेयर्स बेच सकता है। तो जो जो शेयर होल्डर को लगता है कि हमें शेयर्स बेच देना चाहिए, तो कंपनी ने यदि ऐसा किया कि इस 10,000 की मनी से अपने 10,000 शेयर्स खरीद लिए, तो कंपनी जब शेयर इश्यू करती है तब तो एंट्री होती है बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जब कंपनी ने शेयर इश्यू किए तो एंट्री की बैंक टू शेयर कैपिटल। जब कंपनी बायबैक करेगी, अपने ही शेयर्स खरीदेगी, तो कंपनी क्या करेगी, अपने ही शेयर्स खरीद लेगी, मतलब शेयर होल्डर को उनकी कैपिटल, शेयर कैपिटल रिफंड कर देगी। तो शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा, और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक, ये एंट्री हो जाएगी बायबैक की। तो कंपनी ने क्या किया, ये है कंपनी का इशू, और ये उसका रिवर्स। इशू का रिवर्स क्या होता है, बायबैक। तो इशू की एंट्री यदि बैंक टू शेयर कैपिटल होती है, तो बायबैक की एंट्री क्या होगी, बायबैक में कंपनी की शेयर कैपिटल कम होगी, क्योंकि कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर्स खरीदकर, कंपनी अपने शेयर खरीदकर अपने पास रखेगी नहीं, बल्कि उसको क्या करेगी, कैंसिल कर देगी, अपने ही शेयर्स खरीदकर कैंसिल कर देगी। तो देखिए, तो ये तो आपको समझ में आया होगा कि कंपनी अपने इक्विटी शेयर बायबैक क्यों करती है। आई होप, अब मैं, मेरा क्या है, बहुत बुरी आदत है जिससे मैं बच नहीं पाता हूं, अपने आप को चेंज नहीं कर पाता हूं, वो बच्चों के चेहरे और रिस्पॉन्स ले लेकर पढ़ाना। और वो
जब नहीं मिलता है तो फिर मेरा पढ़ाने का तरीका बदल जाता है, आप खुद जानते हैं। इसलिए मुझे ऐसे बच्चे चाहिए जो पार्टिसिपेटिंग हो, मुझे कुछ पूछो तो जवाब दे, ऐसा लगे कि हाँ क्लास 2 वे चल रही है। हाँ, तो वो उसके लिए मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है आप लोग की आदत नहीं हो, आप बड़े बड़े अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ के आए हो, वहाँ पर आपका ऐसा तरीका नहीं रहा हो, नहीं होता है। मेरा तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है, और मैं उस तरीके को बदल नहीं पाता, मैं वन वे चल ही नहीं पाता। तो मुझे लेकिन हाँ ऑनलाइन में ये होता है कि आप भी शायद ऑनलाइन होते तो आप भी शायद बेधड़क होकर जवाब दे देते। यहाँ पर जवाब देने में आपको हेजिटेशन होता है, बोलने में डर लगता है, कोई क्या सोचेगा। आप भी शायद यहाँ होते तो आप वो जवाब दे सकते जो आप यहाँ नहीं दे पाते हो। तो कोई दिक्कत नहीं था, फिर हमें ऑनलाइन बच्चों का जवाब तो सुन सकता हूँ ना, कि मैं उनको फॉलो कर सकता हूँ कि हाँ भैया बेटा आप बता दो। आप चुपचाप बेटे सुनते रहना, आपको दिक्कत ही नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और मेरा पढ़ाने का फ्लो भी डिस्टर्ब नहीं होगा, और आपको भी तकलीफ कुछ उठानी नहीं पड़ेगी जवाब देने की। मुझे कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर, बस मेरी आदत है 2 वे चलने की, ऐसे क्रॉस क्वेश्चन करने की। चलिए, तो ये है कि कंपनी क्या करे, अपने ही इक्विटी शेयर्स अपने शेयरहोल्डर से खरीद ले, और खरीद कर उन्हें कैंसिल कर दे, खरीद कर कैंसिल कर दे, तो शेयर कैपिटल कैंसिल हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, और ये बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो कंपनी के पास जो आइडल मनी है वो कंपनी को अपने ही इक्विटी से खरीदने में काम आ जाएगी। उससे कंपनी का आइडल फंड भी खत्म हो जाएगा, और कंपनी आइडल फंड खत्म हो जाएगा, और कंपनी अब कंपनी की कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, कंपनी की शेयर कैपिटल कम हो जाएगी, और कंपनी को अब अपनी रिड्यूस शेयर कैपिटल पर डिविडेंड देने में तकलीफ नहीं होगी। इससे कंपनी की डिविडेंड रेट बढ़ जाएगी, क्योंकि अब कंपनी को कम शेयर्स पर डिविडेंड देना है। अभी 40,000 शेयर पर डिविडेंड देना पड़ रहा था, अब प्रॉफिट वही रहेगा। ये 10 लाख चला भी गया तब भी कंपनी के बिजनेस पर प्रॉफिट पे इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वैसे भी आइडल रखा हुआ था, तो प्रॉफिट वही रहेगा। पर उसी प्रॉफिट से पहले देना पड़ता था डिविडेंड 40,000 शेयर पर, अब उसी प्रॉफिट से डिविडेंड देना पड़ेगा 30,000 शेयर पर। शेयर होल्डर, तो उसके लिए कंपनी को, जैसे मैं यदि मैं कंपनी में डायरेक्टर हूं, तो मुझे आप और आप शेयर होल्डर हैं, तो आप शेयर बेचने के लिए मेरे पास आए, उसके लिए मुझे आपको लालच देना पड़ेगा। मार्केट रेट 100 रुपये है, मैंने अभी माना कि मार्केट रेट 100 रुपया है, और मैं आपको 110 का ऑफर देता हूँ। आप मार्केट में बेचने जाते तो आपको शेयर्स बेचना पड़ता है 100 में, और मैं कह रहा हूँ कि मैं 110 में खरीदने को तैयार हूँ, बताओ आप क्या करोगे? आप बेचने आ सकते हो 110 में मेरे पास? तो उस केस में कंपनी शेयर होल्डर से शेयर्स खरीदने के लिए उन्हें मार्केट रेट से थोड़ा ज्यादा रेट पर बायबैक का लालच देती है। तो शेयर होल्डर क्या सोचता है, हाँ यदि मार्केट रेट मान लो इसी शेयर का ये मार्केट रेट 100 रुपया है, 100 रुपया 100 रुपया फेस वैल्यू है, इसकी मार्केट प्राइस 112 रुपये चल रही है, मार्केट प्राइस 112 चल रही है, तो मुझे आपको जो ऑफर देना पड़ेगा ना बायबैक का, वो 120 पर या 125 पर देना पड़ेगा, क्योंकि 112 में तो मार्केट रेट चल ही रहा है ना। यदि मैं कहूं कि मैं आपसे 112 में खरीदूंगा, तो आप क्यों बेचने आओगे? कि 112 में तो आपको वैसे भी मार्केट में बिक ही रहा था। आप 112 में यदि बेचना होता तो अभी तक बेच चुके होते मार्केट में, 112 रेट चल रहा है, 112 रेट था तब भी आप बेचने का अपने इरादा नहीं किया। अब मैं आपको कहूंगा नहीं भाई मैं आपको 120 में दे रहा हूँ, 125 में ले रहा हूँ, आओ मुझे 125 रुपया लो और अपना एक शेयर देके मुझे निकल जाओ, मुझे एक शेयर पर मैं आपको 125 दूंगा। तो यदि आप 125 के लालच में आ गए और मुझे अपना एक शेयर देके चले गए 125 रुपये लेकर, बाद में मैं आपका वो एक शेयर लेकर उसे कैंसिल कर दूंगा, तो ये हो गया कंपनी अपने खुद के शेयर खरीद ले और उन्हें बाद में कैंसिल कर दे। ये प्रोसेस कही जाती है बायबैक का शेयर। कंपनी को लॉस होगा, पर कंपनी को लॉस होगा तो उससे फायदा क्या होगा कि जो आइडल कैपिटल है, एक्स्ट्रा कैपिटल है, ये कंपनी की ज्यादा भारी पड़ रही है कंपनी को, तो कंपनी की ये आइडल कैपिटल कम हो जाएगी। उसके बाद ये तो मैंने बायबैक का एक वजह बताया, बायबैक का रीजन बताया, कि बायबैक का एक रीजन बताया। वैसे तो रीजन आपको जानने की ज्यादा जरूरत है नहीं, और चूंकि अपना पहला चैप्टर है तो कोई जल्दबाजी भी नहीं है उसकी। हाँ, हाँ, तो हो सकता है मैं 8,000 शेयर ही बायबैक कर पाऊंगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा, 10 लाख रुपया मुझे लगाना है और मैंने 125 रुपये का रेट दिया है, तो यहाँ पर 8,000 शेयर ही बायबैक हो पाएंगे, ठीक है ना। 15 लाख, नहीं तो अब मैं 15 लाख खर्च ही नहीं करूंगा ना, मैं शेयर ही बायबैक करूंगा ना 8,000। मैं ये तो बोल रहा हूँ
कि मुझे 10 लाख रुपए कहीं डाइवर्ट करना है, 10 लाख, बाकी 30 लाख तो मेरा बिजनेस में लगा हुआ है, तो मैं 10 लाख ही मेरी आइडल मनी है। तो मैंने क्या सोचा, तो फिर मैं बायबैक का ऑफर 10,000 शेयर का दूंगा ही नहीं। मुझे पता है कि 10,000 मुझे 10 लाख रुपए बायबैक में लगाना है और मार्केट रेट 112 चल रहा है, तो मैं 125 का ऑफर फेंकूंगा। तो मुझे पता है कि मैं तो स्कीम जो लाऊंगा ना वो 8,000 शेयर की बायबैक के लाऊंगा, तो ठीक है ना, शेयर कैपिटल कितने से कम हो जाएगी, 8 लाख से 32 लाख रहेगी, ठीक है ना, 8 लाख से तो कम होगी ना, 32 लाख रहेगी। और इससे क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर होल्डर कम हो जाएंगे, तो जो बचे हुए शेयर होल्डर होंगे, जो बचे हुए शेयर होल्डर होंगे उनका कंपनी पर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, ये भी तो फायदा है उनको। 8,000 शेयर अपने शेयर बेच के चले गए कंपनी को, अब सारा मालिकाना हक किसके पास आ गया, 32,000 शेयर्स के पास, तो कंपनी पर उनका कंट्रोल बढ़ जाएगा। जिन लोगों को बाहर करना उन्होंने उनको बाहर कर दिया। प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली मैंने भी अपनी कंपनीज में अभी जो इवन प्राइवेट कंपनी में भी पॉसिबल है, मैंने भी किया अभी कुछ कंपनी में, इसमें मतलब बायबैक बहुत इजी प्रोसेस है, हो जाता है इजीली, प्रैक्टिकली भी करवाया अभी। जैसे आपको मान लो फॉर एग्जांपल हम मिस्टर ए है, उसके पास कंपनी के 10,000 शेयर्स हैं, मिस्टर बी के पास 10,000 शेयर है, सी के पास 10,000 शेयर है, ये तीन पार्टनर ने मिलकर कंपनी खोली और 10,000 शेयर ले लिए और 10,000 शेयर अदर्स को दे दिए, 10,000 शेयर्स। या मैं करूं, चलो इसके पास 12,000 है, इसके पास अदर्स के पास 8,000 है। आज कंपनी में इनका भी इंटरफेरेंस है, आज कंपनी में ये भी मालिक है, आज कंपनी में प्रॉफिट शेयर करने वाले, प्रॉफिट खाने वाले ये भी हैं। अब एबीसी ने सोचा कि यार क्यों ना इन लोगों को बाहर किया जाए, अब और कैसे बाहर कर दें, ऐसी मर्जी थोड़ा है कि बंदूक लेके पहुंच गए ये बाहर कर दिया। तो उस केस में क्या किया जाए, ये शेयर्स मार्केट में इसकी फेस वैल्यू 100 रुपया है, मार्केट वैल्यू 120 है। मैंने हाँ एबीसी ने सोचा कि कैसे ये 8,000 शेयर जो अलग अलग लोगों के पास है, 8,000 शेयर अदर अदर लोगों के पास है, इनसे ये शेयर्स कैसे छीने जाएं। तो क्या करा, कहा कि हम ये शेयर 150 में लेने को तैयार हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, मार्केट में तो 120 में बिक रहा है, यदि इनको 120 में बेचना होता तो बेच चुके होते, पर 120 मार्केट रेट के बाद भी इन्होंने होल्ड कर रखे, मतलब 120 में बेचना नहीं चाहते, तो उनको लालच थोड़ा बड़ा देना पड़ेगा। क्या रेट दे दिया, एबीसी ने रेट 150 का दे दिया कि भाई 150 में हमें शेयर सरेंडर कर दो, ये शेयर हमें दे दो। तो ये 8,000 शेयर्स क्या किए गए, सोचा क्या रेट 120 है, पता नहीं इसका रेट आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, हम तो इसको 150 में बेचकर, तो उन्होंने अपने 8,000 शेयर, 8,000 इंटू 150 कितना हुआ, 12 लाख। हाँ बेटा 8,000 इंटू ये 12 लाख हुआ, 12 लाख रुपए इन्होंने दे दिया इन लोगों को और ये 8,000 शेयर खरीद कर कैंसिल कर दिए। अब बताओ, अब इनका कंट्रोलिंग पावर, इनका कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बढ़ गया नहीं बढ़ गया, अब प्रॉफिट शेयरिंग इन तीनों के बीच में होगी इवन, अब जो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है वो तीनों के पास में रहेगा। तो इस वजह से भी लोग बायबैक करते हैं कि कंपनी अपने शेयर बायबैक कर लेती है। मेरे ख्याल से इतना समझाना काफी है कि कंपनी बायबैक क्यों करती है। मेरे पास समझाने के लिए भी आधा घंटा और है, क्योंकि बायबैक पर आधा घंटा और बोल सकता हूँ कि बायबैक क्यों करती है, पर मुझे अपना कोई यहाँ पर पीएचडी तो करनी नहीं है। हाँ एक मिनट बेटा, मैं ऑनलाइन, आज ये फेस टू फेस वाले बच्चे जरा ज्यादा ही जोश में है, तो ऑनलाइन वाले बच्चे पर ध्यान नहीं जा रहा है। हाँ बेटा प्राइवेट पब्लिक दोनों में हो सकता है ये। कंपनी के पास आइडल फंड नहीं है, आइडल फंड नहीं है तो भी, अब एक क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने, जवाब दूं कि नहीं दूं, आइडल फंड नहीं तो क्या करे, तो भी बायबैक करेगी क्या कंपनी। बेटा ऐसा है, सुनो सुनो सुनो, ऐसा है कंपनी, जैसे मैंने बताया ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये सॉरी नहीं ये अदर्स है, ये डी ई एफ जी एच है, इनके पास 10,000 10,000 12,000 शेयर है, इनके पास 8,000 शेयर हैं। और कंपनी का आइडल आइडल फंड नहीं है, या मैं कहूँ कि 10,000 शेयर हो, इनके पास 10,000 है, कंपनी के पास आइडल फंड नहीं है, और भी इनको कंपनी चाहती है इनको भाई बाहर करो। मीटिंग में बहुत हंगामा करते हैं ये लोग,
बिजनेस चलाने नहीं देते और प्रॉफिट में हिस्सेदारी इनको भी देनी पड़ती है। हम 3 लोग ही काफ़ी है इस कंपनी में, तो उनको पता है कि आगे कंपनी का फ्यूचर बहुत शानदार है, रेट बहुत बढ़ेंगे, इनको कैसे बाहर करो। तो रिफंड नहीं कर सकते तो कंपनी क्या कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर इशू कर दे, मार्केट में प्रेफरेंस शेयर इशू कर दे। अच्छा, इनको डिविडेंड देना पड़ रहा है अभी 18%, प्रॉफिट इतना अच्छा है कि डिविडेंड देना पड़ रहा है 18%, इनको भी 18 मिल रहा है, इनको भी 18 मिल रहा है। तो कंपनी क्या करे, फ्रेश इशू लाए, बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या 8% प्रेफरेंस कैपिटल ले आए और इस मनी से इनको पेमेंट कर दे, बायबैक कर ले। अब बताओ, ये जो मनी आई, ये मनी किससे ली, प्रेफरेंस शेयर से लेकर इनको पे कर दी। अभी तक इन लोगों को डिविडेंड कितना देना पड़ रहा था, अब जो प्रेफरेंस शेयर से मनी आई है उस पर कितना देना पड़ेगा, तो भी कंपनी फायदे में है कि नहीं है। तो ये बहुत सारे तरीके हैं। मैंने क्या कहा ना, मैं आपको इस पर आधा घंटा बोल सकता हूँ कि बायबैक जैसे मैं बता सकता था, मैं बोल भी रहा था आपको, पर मेरे ख्याल से इतना बताना मेरे ख्याल से काफ़ी है, इससे ज़्यादा हम टाइम वेस्ट ना करें। नहीं बेटा, वो अकाउंटिंग तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा वो तो मैंने अभी शुरू नहीं किया। अभी हमारा सिर्फ क्या समझाना है कि कंपनी अपने शेयर बायबैक क्यों करती है, क्लियर। अभी तो मैंने बस वो बताया है, बायबैक करने का रीजन बताया, बायबैक कैसे होता है, सेक्शन क्या बोलता है, उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, वो तो हमें अभी करना बाकी है। तो बेटा अभी तो मैं बहुत ही स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ, कोशिश करता हूँ स्टेप बाय स्टेप चलने की। तो यहाँ पर देखो, यह आप एक काम करो, इसको नोट करो, इसको नोट कर लो पहले। यह है बैलेंस शीट नंबर 1 बिफोर। मैं बायबैक का इम्पैक्ट बताता हूँ ना आपको बस। बायबैक से कंट्रोल आता है डेफिनेटली, कंट्रोल मतलब इसमें अ, हमारा कंट्रोल इंटरेस्ट बढ़ जाता है बायबैक से। कन्वर्ट करना आसान थोड़ा है कि कंपनी अपनी इक्विटी शेयर को प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर दे बगैर किसी से, वो तो सबको करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ा कुछ लोग को कर दे कुछ को ना करे। हाँ, ये बैलेंस शीट नोट कर लिया आपने बिफोर बायबैक। कंपनी बायबैक के बाद रीइशू, बेटा कंपनी बायबैक के बाद रीइशू करेगी क्यों, वो तो खुद चाहती है शेयर होल्डर से छुटकारा, बिल्कुल कर सकती है। उसको फ्यूचर में फंड की जरूरत लगे तो फिर से पब्लिक इशू ले आए, तो नहीं कर सकती है। हाँ, एडवांस की कॉपी अलग ही बनना है, एडवांस भी को अलग मान के चलना, एडवांस सब्जेक्ट अलग है, एडवांस ग्रुप अलग है, एडवांस का टीचर भी अलग है। चलो लिख लिया, जल्दी बोलो, लिख लिया ये बैलेंस शीट कौन सी है, बिफोर बायबैक। अब यहां पर कंपनी परचेज परचेज्ड इट्स ओन इक्विटी शेयर्स 8,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ, या मैं उसको 10,000 शेयर ही कर देता हूँ, 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। फ्रॉम इट्स इक्विटी शेयर होल्डर। कंपनी ने अपने खुद के इक्विटी शेयर खरीद लिए 10,000 शेयर 100 रुपए वाले। मैंने अभी एग्जाम्पल बहुत आसान रखा है कि 10,000 शेयर 100 रुपए में खरीद लिए। तो कंपनी इसकी एंट्री क्या करेगी, ओन इक्विटी शेयर्स डेबिट 10 लाख टू बैंक
परचेज ऑफ 10,000 ओन शेयर्स। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए। कंपनी ने अपने खुद के 10,000 शेयर 100 रुपए में खरीद लिए, अपने ही इक्विटी शेयर होल्डर से, अपने ही इक्विटी शेयर होल्डर से अपने ही 10,000 शेयर्स खरीद लिए। लिख लिया? अच्छा, अब कंपनी ने जो, जैसे अपन फिक्स्ड एसेट खरीदते तो एंट्री क्या होती है? फिक्स्ड एसेट टू बैंक। कंपनी गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदते तो क्या एंट्री होती है? गवर्नमेंट बॉन्ड टू बैंक। ऐसे कंपनी ने क्या खरीदा? खुद के शेयर्स। तो क्या आया? डेबिट व्हाट कम्स इन ऑन इक्विटी शेयर डेबिट, क्योंकि ये आए हैं, और बैंक क्रेडिट क्योंकि गया है, तो ये एंट्री होगी अपने ही खुद के शेयर खरीदने की। अच्छा, ये ओन शेयर खरीदे, इसका बैलेंस बुक्स में क्या चल रहा है? डेबिट की क्रेडिट? अब थोड़े ऑनलाइन वाले बच्चे एक्टिव हो जाओ। ये ओन शेयर्स खरीदे, इसका बैलेंस बुक्स में क्या चल रहा है? कंपनी की बुक्स में ओन इक्विटी शेयर का बैलेंस क्या चल रहा है? अच्छा, क्रेडिट मतलब मुझे आपको पोस्टिंग करके बतानी पड़ेगी। ये देखो, बेसिक आपका वीक है तो मुझे समझ में आ रहा है बेटा। ये हमने ओन इक्विटी शेयर्स अकाउंट खोला, इसमें पोस्टिंग क्या हुई? टू बैंक 10 लाख। तो बैलेंस यहां आ रहा है, बाय बैलेंस। बैलेंस जिसे आप क्रेडिट कह रहे हो बेटा, मैं आपको बता दूं, समझा दूं, ये आया क्रेडिट साइड में है, पर इसको कहा जाता है डेबिट बैलेंस। इसको कहा जाता है, ये बात मैं बता दे रहा हूं आपको। शायद आपसे एक गलती हो गई, कोई बात नहीं, मुझे पता पड़ जाना आपका बेसिक वीक है तो मैं बताने को तैयार हूं। अब बोलोगे नहीं तो गलती बतानी पड़ेगी। पर बैलेंस आया क्रेडिट में है, लिखा जाएगा क्रेडिट में, पर इसको कहा जाता है डेबिट बैलेंस। फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट हम खरीदते हैं तो एंट्री क्या होती है? फिक्स्ड एसेट टू बैंक। 80,000 का हमने खरीदा फर्नीचर, तो इसका बैलेंस इधर आ रहा है। तो है बैलेंस, है डेबिट बैलेंस, लिखा किस तरफ जाता है? क्रेडिट में, पर होता वो डेबिट बैलेंस से। तो हमारे जो ओन इक्विटी शेयर है, इसका बैलेंस क्या आ रहा है हमारी बुक्स में? अभी ये हमने जब डेबिट किया है तो डेबिट ही आ रहा होगा ना। अब इसको, ये ओन इक्विटी शेयर हमें रखना है या रखकर तुरंत कैंसिल करना है? इसे तुरंत कैंसिल करना। अच्छा, ये 10,000 शेयर कंपनी के लिए असेट है। देखो, या तो मैं बैलेंस शीट बना के बता दूं, मुझे लगता है कि बैलेंस शीट बना के बताऊं। ये मैंने बनाई बैलेंस शीट नंबर 2 आफ्टर अबो। बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट तो वही की वही आएगी, 15 लाख की 15 लाख। वर्किंग कैपिटल यानी बिजनेस में लगा हुआ फंड 15 लाख का, वही 15 लाख का 15 लाख। अच्छा, और क्या हुआ? ये बैंक बैलेंस है या खत्म हो गया? ये बैंक हमारा डेबिट चल रहा था, ये हमने क्रेडिट कर दिया। मुझे लगता है आपको अभी पोस्टिंग वोस्टिंग समझानी पड़ेगी, मुझे क्लास लेनी पड़ेगी पोस्टिंग की भी। ये बैंक बैलेंस रहा या खत्म हो गया? 10 लाख बैंक बैलेंस डेबिट चल रहा था, ये डेबिट चल रहा था, उसको हमने क्रेडिट करा तो खत्म हो गया, तो हमारा बैंक बैलेंस तो बचा 0। लेकिन हमारे पास क्या डेबिट में नई चीज आ गई? ओन इक्विटी शेयर। ये आ गए ओन इक्विटी शेयर्स, वो भी 10,000 शेयर्स हैं, 10 लाख में हमने खरीदे हैं ये। और सर इक्विटी शेयर कैपिटल पे तो कोई इंपैक्ट आया नहीं है, वो तो एज इट इज, हमने इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ तो अभी कोई छेड़छाड़, उसको डेबिट क्रेडिट अभी किया ही नहीं, तो वो तो एज इट इज है। अब जो बैलेंस शीट आपके सामने है, जो बैलेंस शीट आपके सामने है, एक कोई अच्छा अच्छा स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो दिमाग रखता है, वो मुझे इस बैलेंस शीट के बाद कुछ बता सकता है कि सर इस बैलेंस शीट में अब क्या करना चाहिए? इस बैलेंस शीट में क्या मतलब ऐसा है जिसकी वजह से हमें कुछ करना चाहिए? शायद मैं क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा हूँ कि शायद आप जवाब दे नहीं पाओगे। बेटा, ये 10,000 शेयर्स, ये 10,000 शेयर्स कंपनी की असेट में भी आ रहे हैं, और यही 10,000 शेयर कंपनी की लाइबिलिटी में भी आ रहे हैं। अभी मैंने बोल तो दिया, पर मुझे पता नहीं पड़ता है कि समझ में आया कि नहीं आया, इसलिए मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं होती है।
ये 10,000 शेयर्स कंपनी की एसेट में भी आ रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने मार्केट से 10,000 शेयर शेयर होल्डर से खरीद लिए और अभी उसको कैंसिल नहीं किया। तो 10,000 शेयर्स, ये जो 40,000 शेयर है उसमें 10,000 शेयर जुड़ा हुआ है, तो 10,000 शेयर्स कंपनी की लाइबिलिटी साइड में भी आ रहा है और 10,000 शेयर्स कंपनी की असेट में भी आ रहा है। तो दोनों को, असेट और लाइबिलिटी दोनों तरफ चलने दें। अच्छा, क्या कंपनी अपने खुद के शेयर खरीद कर कंटिन्यू कर सकती है, एज एन इन्वेस्टमेंट रख सकती है? ये अलाउड नहीं है। ये अलाउड नहीं कि कंपनी अपने खुद के शेयर एज एन इन्वेस्टमेंट खरीद ले और उसको होल्ड कर ले, ऐसा अलाउड नहीं है। तो इसको तो कंपनी को तुरंत कैंसल करने पड़ेंगे। तो उस केस में क्या एंट्री होगी? नाउ कैंसिलेशन ऑफ 10,000 शेयर्स फ्रॉम बोथ द साइड। तो इसकी एंट्री पास होगी। इक्विटी शेयर केवल डेबिट, टू ओन इक्विटी शेयर 10 लाख। इक्विटी शेयर के वो डेबिट कर दिया और ओन इक्विटी शेयर के वो क्रेडिट कर दिया। इसके बाद की बैलेंस शीट क्या बनेगी? बैलेंस शीट आफ्टर, ये हो गया आफ्टर बायबैक। कंपनी ने अपने ही शेयर्स खरीदकर उसे कैंसिल कर दिया। खरीदना ही काफी नहीं है, खरीदने के बाद उसे इमीडिएटली कैंसिल भी करना ही पड़ेगा। कंपनी अपने खुद के शेयर खरीदकर होल्ड नहीं कर सकती एज एन इन्वेस्टमेंट, ये अलाउड ही नहीं है, खरीद कर कैंसिल करना पड़ेगा। तो इसके बाद की बैलेंस शीट में क्या क्या बचेगा? फिक्स्ड एसेट 15 लाख की, अभी तक उसमें हमने कोई छेड़छाड़, कोई चेंजेस नहीं किए। वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, जो बिजनेस में लगा हुआ फंड है वर्किंग, वो भी चेंज नहीं हुआ। इक्विटी शेयर केवल अब कितनी रही? 30,000 शेयर 10 रुपीज के हिसाब से 30 लाख ही रहा। ये होगी बैलेंस शीट आफ्टर बायबैक। तो ये मैंने आपको समझाया कि बायबैक क्या होता है। अब जो मैंने आपको समझाया है ये बिल्कुल एक लेमन की लैंग्वेज में समझाया, पर एक्चुअल अकाउंटिंग इसको मत मान लेना। इसकी एक्चुअल अकाउंटिंग कैसे होती है मैं बताऊंगा अभी। इट इज नॉट एक्चुअल अकाउंटिंग। ये तो आपको समझाया कि बायबैक में हमें कंपनी को अपने ही खुद के शेयर खरीदकर उसे कैंसिल करना होता है, उसको हम बोलते हैं बायबैक। बायबैक क्या होता है समझा दिया मैंने, क्यों होता है और क्या होता है, कैसे होता है, उसमें सेक्शन क्या बोलता है, उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, वो हमें पढ़ना बाकी है। एक कंपनी कितना बायबैक एक साल में मैक्सिमम कर सकती है, वो भी लिमिट है कि कंपनी एक साल में इससे ज़्यादा बायबैक नहीं कर सकती। तो हमें इस चैप्टर में ये भी पढ़ना है कि बायबैक की अकाउंट कैसे होती है, और इस चैप्टर में ये भी पढ़ना है कि बायबैक एक साल में मैक्सिमम कितना अलाउड है। खरीदा ही हमने शेयर, हमने शेयर्स खरीदा ही उसको रखने के लिए या कैंसिल करने के लिए? कैंसिल करने के लिए। चलिए, वो सब पढ़ेंगे अपन अभी। बायबैक कहाँ से कर सकती है, कैसे कर सकती है, मैं बताऊंगा आपको। वो सेक्शन 68(1), 68(2), 68(3) सब पढ़ेंगे अपन। सेक्शन 68(1) बताता है कि बायबैक कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। सेक्शन 68 सब सेक्शन 2 बताता है कि बायबैक कितना कर सकते हैं, और सब सेक्शन 3 बताता है कि आपको बायबैक, बायबैक के रूल में कि बायबैक आपका तभी हो सकता है जब आपके जिन शेयर को आप बायबैक करने वाले में हैं वो फुली बेटअप होना चाहिए। फिर सेक्शन 69 ही बताता है कि आपको बायबैक करने पर सीआरआर बनाना पड़ता है। वो सब हमें पढ़ना अभी बाकी है, अभी तो हमने स्टार्टिंग की है। मैंने ओन इक्विटी शेयर सिर्फ आपको रफली समझाने के लिए बताया है कि वो डेबिट होकर वापस क्रेडिट हो जाएगा। वो तो एक रफ अकाउंट है, एक इंटरमीडिएट अकाउंट है। वो एक्चुअल में हम अकाउंटिंग करेंगे तो वैसा नहीं बनेगा। अभी मैंने आपको एक्चुअल अकाउंटिंग बताई नहीं है कि बायबैक कैसे होता है। मैंने आपको बताया कि ये मैंने ओन अकाउंट अकाउंट खोल रहा हूँ, ये एक्चुअल अकाउंटिंग है ही नहीं। जब ये एक्चुअल अकाउंटिंग है ही नहीं तो ये एक सेकंड भी नहीं रह सकता। अकाउंट खुलेगा ही नहीं ये वाला। मैं आपको अकाउंटिंग जॉब बताऊंगा।
चलिए, तो मैंने बताया बायबैक सिर्फ कि क्या है, क्यों है, और थोड़ा बताया कि बायबैक है क्या। चलिए, अब देखिए, आपको अब थोड़ा सा मैं, जैसे ये कंपनी की बैलेंस शीट है, ये कंपनी के 40,000 इक्विटी शेयर हैं, ये कंपनी की फिक्स्ड एसेट्स है, और ये कंपनी की वर्किंग कैपिटल है 25 लाख। मैंने कहा ना अभी, अब सिर्फ मैं आपको जो बता रहा हूँ सिर्फ बायबैक का मीनिंग बताने के लिए और बायबैक क्या होता है बताने के लिए, पर अभी बायबैक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया नहीं आपको। यहां पर देखिए, अभी मैं यहां इस कंपनी की बात करूं, अब यदि कंपनी इस सिचुएशन में बायबैक कर ले तो बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। देखिए, मैं आपको बताऊं कंपनी ने क्या किया, ये मनी कहां लगी हुई है बताओ, वर्किंग कैपिटल में। या मैं इसको एक काम करूं, यहां कर देता हूं करंट असेट्स और यहां करता हूं करंट लाइबिलिटी, ऐसा कर देता हूं। 10 लाख अटक गया। मान लो 10 लाख की करंट लाइबिलिटी है और ये 35 लाख की करंट असेट्स है। अब क्योंकि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपका पढ़ा हुआ नहीं है, और जिन्होंने पढ़ा है उनको भी एकदम से रिकॉल नहीं भी होगा, तो मुझे जीरो से सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी, क्योंकि जो पढ़ भी चुके हैं उनको भी कुछ याद होगा, मुझे डाउट है। मैं जानता हूं बेटा, क्या आप लोग मुझे बताओ मत कि क्या याद है, कितना याद है, कितने अलर्ट, कितने एक्टिव, कितने मेहनत के बच्चे हो आप, कल देख लिया मैंने। कोई दिक्कत नहीं, एक दिन में कोई जज नहीं होता, फिर भी मैं मानता हूं कि भूल गए, मैं तो मान के चलता हूं ना, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको कुछ याद हो। देखिए बेटा, अ, जो बायबैक है ना बेटा, उसके लिए सेक्शन 68 ने कुछ रूल बना दिए, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 68 ने। वो रूल क्यों बने मुझे समझाने में वक्त लगेगा। यदि मैं आपको सिर्फ रूल बता दूं कि रूल ये हैं और उसकी अकाउंटिंग ये है, तो मेरा चैप्टर अभी फटाफट खत्म हो जाएगा। और वो रूल क्यों बने वो समझाने में मुझे वक्त लगेगा, और मुझे बगैर वो समझाए मजा नहीं आता है, मुझे डेप्थ में जाके पढ़ाना ही ठीक लगता है। भले उसमें थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है, पर मेरी तरफ से लॉजिक की डिलीवरी हो जाती है कि सेक्शन बना क्यों, न कि सेक्शन क्या बना, पर रीज़न क्या था वो मैं बताना चाहूँगा, और बताए बगैर आगे बढ़ने का वो मतलब नहीं है। तो बेटा, मैं आपको सेक्शन 68 की रिक्वायरमेंट को लेकर के शुरू होने जा रहा हूँ। ये बैलेंस शीट है बेटा, यहां पर कंपनी ने यदि, देखिए आप ये जानते हैं, ये जो वर्किंग कैपिटल है इसमें क्या होता है, स्टॉक प्लस डेटर प्लस बैंक प्लस कैश वगैरह होता है, यही होता है ना, स्टॉक प्लस डेटर, यही होता है। करंट असेट्स में क्या क्या होता है, और क्या करंट असेट होती है बताओ। अच्छा, करंट असेट नहीं पता आपको, अच्छा करंट असेट कौन कौन सी होती है पता नहीं होता है, करंट असेट कौन कौन सी होती है पता नहीं है क्या। नहीं, आप अभी थोड़ा सा डाउट में दिख रहे हो इसलिए पूछ रहा हूं। जो एक साल में, हाँ तो उसमें वो तो मुझे पता है, चलो ठीक है, वो करंट असेट होती है, पर करंट असेट मैंने स्टॉक डेटर और बैंक और कैश लिखा है, इसमें आप थोड़े टेंशन में दिख रहे हो, तो और क्या होती है कि इसके अलावा और क्या करंट असेट होती है। बी आर इज ए डेटर, पार्ट ऑफ डेटर, डेटर का हिस्सा है वो भी, डेटर से ही बी आर मिलता है।
और मैं आपको बता दूं, ये बीआर वीआर प्रैक्टिकली आपने किसी बैलेंस शीट में देखा क्या किसी कंपनी की? ये बीआर जो पढ़ाते हैं ना, ये सब बेकार की बातें हैं। आजकल मार्केट में बीआर वीआर प्रैक्टिकली चलती नहीं। आपके अंकल आंटी, आपके मामा मामा बिजनेस करते हैं, उनके बिजनेस में पूछना कि बीआर क्या होता है, वो भाई देनदार क्या होता है, डेटर क्या होता है बता देंगे कि भाई जिसको उधार माल बेचा उसे लेना, वो ढेरों होंगे। उनसे पूछो बीआर क्या होता है, वो जानते ही नहीं, उन्होंने जिंदगी में बीआर नाम सुना ही नहीं होगा कि बिल्स रिसीवेबल पेबल क्या होता है। तो प्रैक्टिकली बिल्स रिसीवेबल पेबल किसी काम की चीज नहीं रह गई। मैं तो प्रैक्टिकल चल रहा हूँ। आपके पास और कोई हो तो बताओ, मैं वेट ही कर लेता हूँ थोड़ा सा। इन्वेस्टमेंट, मैंने एक, ये फर्म ट्रेडिंग फर्म है कि इन्वेस्टमेंट फर्म है? ये बिजनेस, हम जनरली कौन सी एग्जांपल लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनी या ऑर्डिनरी कंपनी? तो ऑर्डिनरी कंपनी इन्वेस्टमेंट क्यों करेगी? इंश्योरेंस प्रीमियम, वो तो खर्चा है, प्रीमियम तो खर्चा है। हाँ, गोल्ड, वो तो इन्वेस्टमेंट है। क्या आप, ये जो एक इंडस्ट्री है, क्या वो गोल्ड खरीदेगी? क्यों खरीदेगी गोल्ड? गोल्ड खरीदेगा ज्वेलर, जिसकी ज्वेलरी शॉप है वो गोल्ड खरीदेगा, उसके लिए वो रॉ मटेरियल है। वो गोल्ड थोड़ा है उसके लिए। एक ज्वेलर भी गोल्ड खरीदता है, उसके लिए गोल्ड है या रॉ मटेरियल है? वो भी जो स्टॉक है वो तो स्टॉक कहा जाएगा, गोल्ड थोड़ा कहा जाएगा उसको। प्रीपेड एक्सपेंसेस, चलो वो भी ले लिए, मान लिया मैंने प्रीपेड एक्सपेंसेस। और अक्रूड इनकम, और ये आप जानते हैं ये सब बहुत इनसिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट क्या है इसमें? स्टॉक और डेटर। तो मेरा पर्पस ये नहीं कि मैं करंट एसेट समझाऊं, मेरा पर्पस है कि करंट एसेट के बारे में ब्रॉडली तो पता है कि हाँ स्टॉक और डेटर, खास करके मेरा पर्पस है कि स्टॉक डेटर मेन पैसा जो होता है ये है हमारी करंट एसेट्स। अच्छा, करंट लाइबिलिटी मतलब वही जिन्हें जो पेमेंट करना है, इनको पेमेंट जो मिलेगा जल्दी ही, उसके लिए कंपनी पैसा लाएगी कहां से? बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है मुझे बेसिक बेसिक बातों को बताने के लिए। ये करंट लाइबिलिटी जो है, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनको पेमेंट के लिए कंपनी पैसा कहां से लेगी? फिक्स एसेट बेचकर, फर्नीचर बेचेगी, मशीन बेचेगी, वहां से पैसा आएगा तो देगी क्रेडिटर को, यही बोल दूं? या उनके लिए लोन लेगी, बैंक से लोन लेगी, भाई मुझे पेमेंट करना है मेरे क्रेडिटर को, सप्लायर को, तो बैंक से लोन ले लें। तो पेमेंट जो हमारे पास बैंक में रखा हुआ है वहां से करती है, जो कैश इन हैंड है वहां से कर सकती है, जो डेटर से मनी मिलेगी उससे करेगी। स्टॉक बिकेगा, और स्टॉक बिकेगा और वो डेटर में कन्वर्ट होगा, बाद में डेटर से मनी मिलेगी, उसी मनी से इनको पेमेंट होता है। तो करंट लाइबिलिटी का पेमेंट करंट एसेट से ही होता है, वर्किंग कैपिटल से ही होता है। अब यदि कंपनी क्या करे, इस मनी से कंपनी बायबैक कर ले। मतलब कंपनी ने क्या करा, 5 लाख रुपए के शेयर बायबैक कर लिए, 2 मिनट के लिए मान लो 5 लाख रुपए के बायबैक कर लिए, तो 5 लाख रुपए से करंट सेट क्या हो गई, कम हो गई। वो कितनी बची? 30 लाख। और ये शेयर केबल भी 5 लाख से कम हो गई। ये 5 लाख का बायबैक कंपनी ने कहां से कर लिया? अपनी करंट एसेट से, वर्किंग केबल से। बताइए, ये बैंक बैलेंस खत्म कर दिया, ये कैश खत्म कर दी, और डेटर से जो मनी वनी वसूल कर ली, डेटर वेटर को फोन किया, भाई पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ, उनको तकादा किया, उनको जल्दी की, और जो पैसा आया उससे 5 लाख के शेयर बायबैक कर लिए। अब बताओ आगे बिजनेस में क्या हश्र होगा? वर्किंग कैपिटल कम होगी, वो तो दिख रहा है, 30 लाख रही, बैंक खत्म, कैश खत्म, डेटर जिन जिन से पैसा मिलना था उनसे भी सब ले लुआ के वो भी खत्म कर दिया। अब मैं कंपनी में इसमें आगे क्या होगा? करंट लाइबिलिटी की सिक्योरिटी कम हो गई, डे टू डे ऑपरेशन में प्रॉब्लम आएगी, लिक्विडिटी कम हो जाएगी, यस, नो लिक्विडिटी, यस, कंपनी की लिक्विडिटी ऑलमोस्ट जीरो हो गई। तो मतलब इनको पेमेंट में तकलीफ आ जाएगी, कंपनी को स्टाफ को सैलरी देनी है, नहीं दे पा रही है,
ये क्रेडिटर पैसा लेने मांगने आ रही कि भाई हमारा ड्यू डेट आ गया, हमें हमने तुमको माल बेचा था उधार, हमें पैसा दो, ड्यू डेट आ गई, ये कंपनी पैसा नहीं दे पाएगी, तो ये कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लाई करना बंद कर देंगे, गुड सप्लाई करना बंद कर देंगे, मार्केट में रेपुटेशन ये हो जाएगी कि कंपनी टाइम पर पेमेंट नहीं करती, तो नए सप्लायर भी इस कंपनी को उधार माल देने में हेजिटेट होंगे, इसको उधार माल मिलना बंद हो जाएगा और कंपनी के अच्छा खासा बिजनेस जो चल रहा था वो लड़खड़ा जाएगा, ये लोग तकलीफ में आ जाएंगे। कंपनी की आउटसाइड लाइबिलिटी तकलीफ में आ गई, कंपनी की आउटसाइड लाइबिलिटी तकलीफ में आ गई। तो एक्ट बोलता है कि ऐसा बायबैक अलाउड नहीं है जिससे ये आउटसाइड लाइबिलिटी तकलीफ में आ जाए। ऐसा बायबैक कंपनी एक्ट अलाउ नहीं करता जिससे आउटसाइड लाइबिलिटी को प्रॉब्लम हो जाए। तो देखो ये है आउटसाइड लाइबिलिटीज, पर कंपनी को बायबैक करना है, और बायबैक करने के लिए यदि करंट असेट को कंपनी टच करती है तो क्रेडिटर आउटसाइड लायबिलिटी खतरे में आ जाती है और बिजनेस कंपनी का डिस्टर्ब हो सकता है। तो उसका तरीका क्या है, कंपनी को बायबैक करना है तो एक तो सेक्शन 68 क्या बोलता है, सेक्शन 68 ने क्या क्या सॉल्यूशन दिए हैं, कंपनी बायबैक कैसे कर सकती है। तो पहला कि कंपनी बायबैक के लिए कोई नया शेयर्स इशू कर सकती है, बायबैक आउट ऑफ फ्रेश इशू, बायबैक आउट ऑफ फ्रेश इशू अलाउड है, पर जिन शेयर को बायबैक करना है वही वाला शेयर इशू नहीं कर सकती। भाई आपको जिस शेयर को जो शेयर खरीदना है उसी शेयर को बेचने की मतलब क्या है। हाँ कंपनी क्या करे, मान लो इक्विटी शेयर को बायबैक करने के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, तो कंपनी ने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट और 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट, और इस मनी से बायबैक कर लिया, इस 5 लाख की मनी से बायबैक कर लिया, तो ये कितनी बची, 35 लाख। बताइए इन पर आंच आई क्या, इनके लिए करंट असेट कितनी अवेलेबल थी पहले, इन आउटसाइड लायबिलिटी के लिए करंट असेट 35 लाख की अवेलेबल थी, क्या इन पर आंच आई, उनके लिए पहले भी 35 लाख अवेलेबल था, आज भी 35 लाख अवेलेबल है। तो कंपनी से क्या बोलता है कि आप बायबैक के लिए क्या कर सकते हो, कोई अदर शेयर्स इशू कर सकते हो, अदर सिक्योरिटी, डिवेंचर नहीं, अदर शेयर्स। अब इक्विटी के लिए आपको इक्विटी शेयर बायबैक कर रहे हैं तो आप क्या इशू कर दो, प्रेफरेंस शेयर इशू। आप समझने के लिए इतना मान लो बस, कंपनी इक्विटी शेयर के रिडम बायबैक के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है। तो यदि कंपनी ने प्रेफरेंस इशू किए तो बैंक डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर की बैलेंस एंट्री हो गई और उस मनी से बायबैक कर लिया, तो क्रेडिटर पर आंच आई क्या, तो क्रेडिटर के लिए जो पेमेंट अवेलेबल था उस पर इफेक्ट आया क्या, मैंने अल्टीमेट नेट इफेक्ट बता दिया, सीधे बायबैक का नेट इफेक्ट बता दिया कि बैंक्स भी कम हो गया और इक्विटी शेयर की वैल्यू भी कम हो गई। तो ये हुआ बायबैक आउट ऑफ फ्रेश इशू। तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 68 क्या बोलता है कि कंपनी अपने इक्विटी शेयर बायबैक कर सकती है, पर बशर्ते उसके पहले क्या करे, उसके पहले क्या करे, सेक्शन 68 बोलता है कि उसके पहले क्या करना पड़ेगा, फ्रेश इशू लेकर आए और उससे बायबैक कर सकती है। फ्रेश इशू करके कंपनी अपने शेयर बायबैक कर सकती है। तो ये सेक्शन 68(1) का कि कंपनी बायबैक कहां कहां से कैसे कैसे कर सकती है, उसमें से एक है आउट ऑफ बाय इशू ऑफ एनी अदर सिक्योरिटी, एनी अदर मतलब ये वाले इक्विटी शेयर इशू मत करो, बल्कि इसके अलावा वाले कोई इक्विटी शेयर या कोई अलावा वाले प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो। तो मैं समझाने के लिए आपको प्रेफरेंस शेयर ही बोलूंगा तो बेहतर होगा कि कंपनी इक्विटी शेयर के बायबैक के लिए क्या करे, प्रेफरेंस शेयर इशू करके उसमें से शेयर बायबैक कर सकती है। और मैंने आपको बताया कि आइडल फंड होना जरूरी नहीं है, कंपनी को फायदा क्या हो रहा है कि अब डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर को कितना देना पड़ेगा, 7%, और वो जो 5,000 शेयर बाहर कर दिए वो कोई भारी व्यक्ति थे, वो चले गए, इससे कंपनी पर कंट्रोल बाकी लोगों का आ गया। हाँ एक तो ये हो गया। तो अब मुझे क्या समझाना नहीं पड़ेगा आगे, यदि सेक्शन 68 बोलता है कि कंपनी फ्रेश इशू से बायबैक कर सकती है, तो क्या ये समझ में आ गया आपको, कंपनी कैन इशू कंपनी कैन बायबैक इट्स शेयर बाय इशू ऑफ एनी अदर सिक्योरिटी फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक, बायबैक के पर्पज से कंपनी कोई और अदर शेयर इशू करके उससे बायबैक कर सकती है।
तो आउटसाइड लाइबिलिटी पे कोई आंच नहीं आती। इज इट क्लियर? दूसरा, ये कंपनी की बैलेंस शीट है, ये कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल है 40,000, 100 से 40 लाख। यहाँ कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस है 7 लाख। फिक्स्ड एसेट्स है, वर्किंग कैपिटल है और इधर बैंक बैलेंस भी है। वर्किंग कैपिटल मतलब मैं अभी यहाँ पर, या मैं सॉरी, वर्किंग कैपिटल मुझे करंट एसेट्स में लेना चाहिए, स्टॉक है, डेटर है, बैंक है और यहाँ पर आउटसाइड लायबिलिटी है। बीस लाख की आउटसाइड लायबिलिटी है। अब देखिए, ये बैंक में 6,40,000 बैलेंस पड़ा हुआ है, 640 का बैंक बैलेंस है कंपनी के पास। अभी 2 मिनट आइडियल फंड की बात बोले, कंपनी के पास 6 लाख रुपए, 640 का बैंक बैलेंस भी है और ये आउटसाइड लायबिलिटी का पेमेंट इससे भी होना है, इससे भी होना है, इससे भी होना है। स्टॉक बिकेगा, उससे मनी आएगी, डेटर से मनी आएगी और बैंक में मनी रखी हुई है, इन्हीं से पेमेंट होना है इन आउटसाइड लायबिलिटी का। तो एक का ये सोच है कि ये 20 लाख जो है आउटसाइड लायबिलिटी, इनके पेमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, इन पर आंच नहीं आना चाहिए, इनकी सुरक्षा पर कोई अड़चन नहीं आना चाहिए। इनके लिए जो फंड अवेलेबल है, इनके पेमेंट के लिए जो असेट अवेलेबल है, वो इन्हीं के लिए रहना चाहिए, वो किसी और के काम नहीं आना चाहिए, वो इन्हीं के लिए अवेलेबल होना चाहिए। ये हमने देखा, इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई फ्रेश इशू ले आओ और उस फ्रेश इशू से बायबैक कर लो, तो इन पर आंच नहीं आएगी। लेकिन एक बात और, कंपनी के पास 7 लाख का रिजर्व एंड सरप्लस है। ये मान लो पीएनएल है, कंपनी का पीएनएल का बैलेंस 7 लाख, ये 7 लाख रुपए का प्रॉफिट कंपनी ने कमाया और कंपनी के पास रखा हुआ है। ये प्रॉफिट किसका है? ये प्रॉफिट किसका है? कंपनी का। तो फिर कंपनी इसको लायबिलिटी में क्यों दिखा रही है? यदि कंपनी का ही है तो कंपनी इसको लायबिलिटी में क्यों दिखा रही है? तो आप जो बोलो उसका जवाब तो मुझे देना पड़ेगा ना। ये प्रॉफिट किसका है? आपकी गलती तो ठीक करनी पड़ेगी, और गलती भी ठीक मैं सीधे नहीं करता हूं, गलती को ठीक करने के लिए भी सोचने का मौका देता हूं। आपने कहा कि प्रॉफिट कंपनी का है, तो मैंने कहा भाई ठीक है, यदि कंपनी का है तो फिर कंपनी लायबिलिटी में क्यों दिखा रही है? शेयर होल्डर का है, वो कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी अलग है और शेयर होल्डर, तो ये प्रॉफिट कंपनी का नहीं है, ये प्रॉफिट शेयर होल्डर का। और उसके लिए भी आप बोलो इक्विटी शेयर होल्डर का है, ये प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर का है, क्योंकि बचा हुआ प्रॉफिट इक्विटी का होता है। प्रेफरेंस तो खैर यहाँ पर है नहीं, होते तो भी ये प्रॉफिट इक्विटी का होता, क्योंकि प्रेफरेंस को उनका डिविडेंड दिया जा चुका होता है, उसके बाद बचा कुचा प्रॉफिट इक्विटी का होता है। तो ये जो रिजर्व सरप्लस, ये जो पीएनएल है, ये इक्विटी शेयर का प्रॉफिट है। अच्छा, ये प्रॉफिट जो लायबिलिटी साइड पे रखा है, ये कमाया होगा तो असेट में भी होगा कि नहीं होगा? हाँ, कंपनी ने रिटर्न कर रखा है, रोक रखा है, रख रखा है, पर आज नहीं तो कल किसको देना है? तभी तो बोल रहा हूँ ये इक्विटी शेयर का है। तो ये पैसा जो लाइब्रेरी में दिख रहा है, असेट में भी कहीं ना कहीं होगा कि नहीं होगा प्रॉफिट? ये 7 लाख का प्रॉफिट असेट में भी कहीं छुपा हुआ है कि नहीं? नहीं पता पड़ रहा हो तो मैं उसको भी समझा के बता दूं, मैं डेप्थ में भी जाने को तैयार हूं कि सर ये भी नहीं पता है तो मैं वो भी बता दूं, पर मुझे पता पड़ जाए कि हाँ समझ में नहीं आया, क्योंकि स्टेज बने रहोगे तो पता नहीं पड़ेगा समझ में आया नहीं आया, क्योंकि दोनों तरफ एक जैसा मुंह बना रहेगा। नहीं आया तब भी वही मुंह, आया तब भी वही, तो मुझे समझ में कैसे आएगी कि मुझे और चीजें समझानी है आगे डेप्थ में जाकर के। मैं अपनी तरफ से अपना 100% देने को तैयार, पर मुझे पता तो पड़े कि 100% की लिमिट क्या है मेरी, वो तो आप ही तय करोगे ना। तो ये प्रॉफिट जो हमने कमाया है कंपनी ने और कमा के रख लिया है, बांटा नहीं, ये असेट में भी कहीं रखा हुआ होगा। ये मैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस के वक्त तो बता भी चुका हूं, पर अभी बोल लो क्या माना, ये प्रॉफिट असेट में छुपा हुआ है कि नहीं? अच्छा चलो मैं बता ही देता हूं। ये आपकी बैलेंस शीट, ये आपकी बैलेंस शीट हो, मैंने कहा ना
मैं और नीचे डेप्थ में जाने को तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे प्रॉब्लम उसमें है कि मुझे पता नहीं पड़ता है कि समझ में आया कि नहीं आया। क्या पता पड़ा कि प्रॉफिट जो लाइबिलिटी साइड में है वो लाइबिलिटी साइड में अकेला नहीं, उसका डबल इफेक्ट असेट में भी तो आया होगा। इधर असेट बड़ी होगी और इधर लाइबिलिटी पे पील बड़ा होगा। अच्छा, 7 लाख का जब प्रॉफिट असेट में रखा हुआ है तो वो 7 लाख की असेट कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में बांट सकती है कि नहीं बांट सकती है? ये पीएनएल तो फ्री होता है एज पर कंपनीज एक्ट भी। इससे डिविडेंड जब चाहे तब जितना चाहे डिविडेंड बांटा जा सकता है। तो जब 7 लाख की असेट यदि कंपनी शेयर होल्डर को बांट दे, इस असेट में से 7 लाख किसकी असेट है? शेयर होल्डर की या आउटसाइड लाइबिलिटी के लिए अवेलेबल है वो? आज वो आउटसाइड के लिए है, पर कंपनीज एक्ट के हिसाब से वो प्रॉफिट ऑनर को बांटा जा सकता है, नहीं बांटा जा सकता है? भाई शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं बांटोगे तो उसका घर कहां से चलेगा? ऑनर प्रॉफिट घर नहीं ले जाएगा तो उसका घर भी तो चलना चाहिए। तो जो प्रॉफिट 7 लाख का रखा हुआ है बिजनेस के असेट में, उसको ऑनर्स विड्रॉ कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? यदि वो प्रॉफिट ऑनर अपना विड्रॉ करने आ गए और आउटसाइड चिल्लाए कि नहीं नहीं पहले पेमेंट हमें करो, मालिक अपना प्रॉफिट घर नहीं ले जाएगा, उससे हमारी दिक्कत हो जाएगी, तो वो अलाउड नहीं है। उस पर क्रेडिटर चिल्ला चोट नहीं कर सकते कि ऑनर यदि प्रॉफिट घर नहीं ले जाएगा तो उसका घर कैसे चलेगा? फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने अपना पूरा 20 लाख रुपए बिजनेस में लगा दिया और बिजनेस में पैसा लगा दिया और उस बिजनेस से प्रॉफिट कमाया, क्या वो प्रॉफिट से घर नहीं चला सकता अपना? अब वहां के क्रेडिटर कहें कि नहीं भाई ऑनर 1 रुपया भी नहीं ले जाएगा, पहले हमारा पेमेंट करो, ऐसा अलाउड नहीं है। प्रॉफिट है तो ऑनर उसको विड्रॉ कर सकता है। तो यहाँ 7 लाख रुपए तक के प्रॉफिट कौन विड्रॉ कर सकता है? शेयर होल्डर की जेब में कंपनी डाल सकती है। यदि मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं और आप मेरी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर, और इधर इधर कोई क्रेडिटर है, आउटसाइड लायबिलिटी 20 लाख की है और आप मेरे हैं इक्विटी शेयर होल्डर, और मैं कंपनी हूं और आपका 7 लाख का प्रॉफिट मेरे पास रखा हुआ है, तो मैं आपको 7 लाख का प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में बांट दूंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। ये क्रेडिटर भी चिल्लाचोट नहीं कर सकते। तो फिर मैं वो 7 लाख से जब आपको डिविडेंड आपकी जेब में डाल सकता हूं और 7 लाख के लिए मैं खुला हूं बांटने यूज करने के लिए, उसमें क्रेडिटर चिल्ला चोट, वो क्रेडिटर के लिए अवेलेबल ही नहीं है। वो क्रेडिटर के लिए अवेलेबल नहीं, वो तो शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल है। और यदि वो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए 7 लाख अवेलेबल है तो मैं 7 लाख के अमाउंट से तो बायबैक भी कर लूं, तो क्रेडिटर को चू चपड़ तकलीफ नहीं होना चाहिए ना। मैं 7 लाख के प्रॉफिट से बायबैक कर लूं, आपको डिविडेंड बांटने के बजाय उससे मैं क्या कर लूं, मैं 7 लाख की मनी से बायबैक कर लूं। चलो मैं अभी बायबैक 5 लाख ही चाहता हूँ, 7 लाख नहीं, मैं 7 लाख तक का कर सकता हूँ, पर मैं तो 5 लाख का बायबैक करना चाहता हूँ। मैं यदि 5 लाख का बायबैक कर लूं इस असेट से, तो क्या क्रेडिटर कुछ ऑब्जेक्शन ले सकते हैं? क्योंकि 5 लाख वैसे भी किसके लिए अवेलेबल है? शेयर होल्डर के लिए, न कि क्रेडिटर्स के लिए। तो उसी 5 लाख से मैं डिविडेंड ना बांटते हुए मैं आपके सभी की जेब में डिविडेंड के रूप में भी वो प्रॉफिट आपकी जेब में पहुंचा सकता हूं। ये क्रेडिटर कुछ नहीं कर पाएंगे। और वही 7 लाख में से 5 लाख में आपको शेयर बायबैक के फॉर्म में आपकी जेब में पहुंचा दूं, बायबैक के फॉर्म में आपसे बायबैक कर लूं उस 5 लाख के प्रॉफिट से, तब भी इन पर कोई आंच नहीं आएगी। तो बायबैक फ्रेश इश्यू से ही संभव जरूरी नहीं है। बायबैक के लिए प्रॉफिट यदि है, फ्रीजर है, उससे भी बायबैक हो सकता है, उससे भी बायबैक किया जा सकता है। तो बायबैक फ्रेश इश्यू के अलावा और कहां से हो सकता है? आउट ऑफ फ्री रिजर्व भी बायबैक अलाउड है। मतलब फ्रेश इश्यू लाना जरूरी नहीं है। तो सेक्शन 68 क्या बोलता है? सेक्शन 68 सबसेक्शन 1 कि बायबैक कैन बी आउट ऑफ, नंबर 1 आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ एनी अदर सिक्योरिटी, नंबर 2 आउट ऑफ फ्री रिजर्व, एंड थर्ड आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम से भी बायबैक अलाउड है। सिक्योरिटी प्रीमियम से भी बायबैक, सिक्योरिटी प्रीमियम तो एक प्रॉफिट ही है, वो भी किससे आया है? शेयर होल्डर से आया है, उससे भी बायबैक अलाउड है। और आपको शायद सेक्शन 52 याद होगा, नहीं, सेक्शन 52 जो सिक्योरिटी प्रीमियम के यूजेस बताता है। सिक्योरिटी प्रीमियम के 5 यूजेस हैं कि कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम से क्या क्या कर सकती है। उसमें बायबैक भी एक अलाउड में आता है, 5 में से एक बायबैक भी है। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा हो, मैं जानता हूं कि आपको याद तो नहीं है, तो पता पड़ गया, पर यदि विश्वास भी नहीं हो रहा मुझ पर कि सर याद नहीं आ रहा है,
ये तो इतनी देर में तो तुरंत दिमाग से चिंगारी निकल जाना चाहिए अभी तक तो, कि हाँ यार याद आ गया। एक ब्लास्ट होना चाहिए कि यार ये हमें याद नहीं रहा है, 5 चीज हमने पढ़ी है एग्जाम में, सीए फाउंडेशन में पढ़ी है आपने कि बायबैक के 5 यूजेस हैं, उसमें से एक ये बायबैक भी है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम से भी बायबैक हो सकता है, ये सेक्शन 52 भी अलाउ करता है, और ये सेक्शन 68 सब सेक्शन 1 भी अलाउ करता है कि आप प्रीमियम से बायबैक कर सकते हो। और इवन ये सेक्शन तो, ये सेक्शन में सिर्फ इसी सेक्शन में सिक्योरिटी प्रीमियम को फ्रीजर मान लिया गया है, मतलब आप उसका यूज बायबैक में कर सकते हो। ये लिखा गया सेक्शन 68 में ही कि इस सेक्शन के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्या मान ली गई, जबकि वो रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व है, उसके रिस्ट्रिक्शन है। सेक्शन 52 में 5 ही लिमिट है, 5 रिस्ट्रिक्शन है, वो रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व है 100%। और पता नहीं कि सेक्शन उसको क्यों मानता है फ्रीजर, पर बस आप तो ये मान लो कि पीएनएल से भी बायबैक हो सकता है, जनरल रिजर्व भी फ्रीजर है, वहां से बायबैक हो सकता है, और सिक्योरिटी प्रीमियम से भी बायबैक हो सकता है। यानी फ्रीजर से बायबैक होना चाहिए, फ्रीजर से बायबैक होना चाहिए। और फ्रीजर में क्या क्या आता है आपके लिए बता दूं, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, बस 2 ही चीज, क्योंकि बहुत ज्यादा उलझने से मतलब नहीं, बाकी सबको आप फ्री मत मानो। जैसे सीआरआर फ्री नहीं है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फ्री नहीं है, वो तो डिवेंचर रिडेम्पशन वालों के लिए है। तो पीएनएल और जनरल रिजर्व, जिससे आप जब चाहे तब जितना, मतलब उससे डिविडेंड के लिए वो फ्री होते हैं, उन्हीं को फ्री मानते हैं। यहां पर वो कैश वेश का लफड़ा नहीं है कि सिक्योरिटी में कलेक्टेड कैश वगैरह, वो बोनस इश्यू के लिए था कि सिक्योरिटी में कैश में कलेक्ट ही हो, उसी से बोनस शेयर इश्यू कर सकते हैं, यहां पर वो लफड़ा नहीं है। तो आपको मैंने समझाया कि बायबैक या तो कहां से होगा, फ्रेश इश्यू से, या बायबैक हो सकता है आउट ऑफ फ्री रिजर्व, क्योंकि फ्री रिजर्व किसका होता है, इक्विटी शेयर का। तो वो हम डिविडेंड की बजाय बायबैक में यूज कर लें तो इक्विटी शेयर को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। टाइम अपना कब तक है, कंफर्म यही टाइम है क्या बस? तो आज के लिए इतना ही हो पाया कि बायबैक का हमने जस्ट क्या देखा है कि बायबैक क्या होता है, इसकी सेक्शन के बारे में हमें थोड़ा कल फिर से पढ़ना पड़ेगा, और आगे की अकाउंटिंग भी मैं कल ही बताऊंगा। और अपने अकाउंट का बेच का टाइम वही 12:30 है क्या, वो 12:30 है, 1 से है क्या वो? ठीक है ठीक है ठीक है।